हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तो नहीं ही होंगे, क्योंकि अब बिहार बोर्ड में महज बच गया है केवल 5.5 महीना बच गया है। ठीक ना? ठीक है। उतना दिन में ही आपको बहुत सारा बर्डन होगा, सिलेबस ख़त्म करना होगा, सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मतलब कि याद भी करना होगा। तो बहुत सारे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, है कि नहीं? तो उसी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक फ्री बैच लॉन्च किए हैं। यूट्यूब पर क्या किए, फ्री बैच लॉन्च किए, और बैच बिल्कुल क्या है, फ्री है। बैच किसके लिए? वो मैथ के लिए। ठीक ना? और उस मैथ में क्या क्या होने वाला है यहाँ पे हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है? इस बैच का एक भी कॉस्ट नहीं है, बस कॉस्ट के रूप में यही है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? तो पहले हम इस बैच को डिटेल में बारे में जान लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं कि इस बैच में हमें क्या क्या मिलेगा और हम लोग को इस बैच में क्या क्या करना होगा। ठीक है? तो पहली बात है, इस बैच का नाम है तेजस 2.0। ठीक है? और ये बैच बिल्कुल क्या है छोटू, ये फ्री बैच है। ठीक है ना? इसका एक भी कॉस्ट नहीं लगने वाला। ठीक है? तो आप इस बैच को ध्यान से सुनना। इस बैच में क्या क्या मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में आप जान लीजिए पहले। इस बैच में हमें क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में पहले जान लेंगे। ठीक है? तो बिहार बोर्ड का पूछा हुआ सारा प्रश्न किया जाएगा। ठीक है? इस बैच में कॉन्सेप्ट के साथ किया जाएगा। ठीक है? ऐसा एक भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिस हम कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। ठीक है? तो सारा जो क्वेश्चन किया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ किया जाएगा। ठीक है? दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव का ही प्रैक्टिस कराया जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपको उसके साथ सब्जेक्टिव का ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तीसरी बात यह है, क्लास के बाद पीपीटी दिया जाएगा। पीपीटी कहने का सेंस ये है कि यदि जो भी यहाँ पे हम लिख लिए क्वेश्चन समझाएंगे और थ्योरी देंगे, जो भी चीज़ करेंगे, ये पूरा चीज़ जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये सारा आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। उसके लिए मैं पीडीएफ के लिए आपको एक स्पेशल यूट्यूब पर मैं वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पे आपको मिलेगा सब चीज़। तो वहाँ पे उस वीडियो को देख लीजिएगा, और वहाँ से जाके मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। अभी टेलीग्राम चैनल में अपना बनाया नहीं हूँ, तो टेलीग्राम चैनल बना के मैं इसका पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। ठीक है? फिर आगे इसमें क्या मिलने वाला है, इस बैच में थ्योरी मिलेगा। थ्योरी का हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। ठीक है? यानी कि जो भी थ्योरी रहेगा, जैसे मैं रियल नंबर का थ्योरी देना हो तो उस पूरा थ्योरी का जो हैंड रिटन नोट्स रहेगा, जो मेरा खुद का लिखा हुआ रहेगा, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है? इस बैच के बाद आपको मैथ का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मेरा आपसे समझ लीजिए कि वादा रहा है कि मैथ का जो डर होगा ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इस लेवल का पढ़ा दूंगा ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन करने वाला हूँ। और सारा जो क्वेश्चन है बाबू 2026 2014 से लेके 2026 तक पूछा हुआ क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो अपना मन से लूँगा। ठीक ना? तो आगे चलिए। इस बैच का जो मेरा टारगेट है वो मैथ में 100 आउट ऑफ 100, यानी कि मैथ में 100 में 100 लाना है। जी हाँ, बिल्कुल 100 में 100 लाना है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, 100 में 100 लाना है। ठीक है? तो इस बैच के बारे में हम डिटेल में जान लिए। तो चलिए अब इस बैच में आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटू, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर, सॉरी यहाँ पे नोट गलत हो गया, क्यू और आर है, जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करता है। जहाँ तो आपसे पूछ रहा होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि जो हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस, जो सारे जो बिहार बोर्ड का पूछे क्वेश्चन किएंगे करेंगे, वो किसके साथ करेंगे? कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है? तो पहले हम इस पर कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि इस पर कॉन्सेप्ट क्या लगने वाली है जो। ठीक ना? चलिए तो पहले हम जान लेते हैं कॉन्सेप्ट में, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाला जो। ठीक है? तो पहली बात आप जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। ठीक है ना? उसके बारे में पहले हम यहाँ पर जान लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ना, वो दो धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है। यह दो धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है। ठीक है? दो धनात्मक पूर्णांक के लिए पहली बात ये होता है। ठीक है? जैसे मैं मान लेते हैं यूक्लिड्स क्या था ना, कि यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, जो यूक्लिड हैं वो साइंटिस्ट थे। ठीक है? यूक्लिड्स क्या थे, वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे उनका स्टेटमेंट हम दे देते हैं
जैसे बोला कि मान लीजिए लेट ए, लेट का मतलब क्या होता है, मानक ही, ठीक है। ए एंड बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, जहाँ पे ए जो है बाबू वो ग्रेटर देन क्या है, बी है। ए क्या है, वो बी से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जन्ने मुंह खुला होता है ना उन्हें बड़ा होता है, जन्ने मुंह बंद होता है उन्हें क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ ये है जो वो बड़ा है किसको से, बी से बड़ा है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो उन्होंने ये कहा कि यदि आप ए को आप बी से डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको भागफल के रूप में क्यू मिल जाएगा और शेषफल के रूप में क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। और इसी को लिखने का एक तरीका बताया था जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सारा तरीका को पहले हम बढ़िया से जान लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं शेषफल। या तो इसको शेष भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष होता है, ठीक है। ये बताया, इन्होंने बताया, यूक्लिड ने बताया, ठीक है ना। तो इसी को हम समराइज करके लिखें, नोटेशन फॉर्म में लिखें, तो भाज्य को कितना है, ए है, तो ए बराबर जो होगा वो बी, भाजक भागफल कितना है, बी है, भाजक कितना है जी, बी है, तो बी गुना भागफल कितना है, भागफल क्यू है और प्लस में आर। तो यानी कि सिंपल वर्ड में बोले तो ये बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। यही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं, ठीक है। यही उसने बताया था। और एक स्टेटमेंट उन्होंने ये बताया, इसके लिए क्या बताया, एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि जो आर है ना, आर का मान या तो 0 से 12 होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन ये बी है जिसे हम भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। इसके बारे में यहाँ पे ये बोला था, ठीक है। और इसी पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन जो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो यदि इसके अनुसार देखें तो हमको ऑप्शन नंबर 20 साफ साफ लग रहा है। देखिए ये वाला ऑप्शन है कि नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा चीज़। तो यानी कि ये जो होगा पहला का आंसर कौन होगा, पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन करने वाले हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। कि पहले क्वेश्चन पर जो भी हमको थ्योरी लगेगा वो थ्योरी को हम यहाँ पे डिटेल में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे होता है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए इस पर भी थोड़ा सा बहुत लंबा थ्योरी जाएगा, तो हम पूरा थ्योरी देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हल्का फुल्का थ्योरी देंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 867 और 255 का HCF याद करें, ठीक है। तो HCF याद करने के लिए पहले हम इसके लिए एक पेज ले लेते हैं, ठीक ना। तो पहले समझ लीजिए, पूरा सब चीज़ डिटेल में समझते हैं। पहले फैक्टर समझ लेंगे, मल्टीपल समझ लेंगे, उसके बाद HCF समझ लेंगे, एलसीएम समझ लेंगे, और बाद समझेंगे किसी भी नंबर का जो एलसीएम HCF निकालते हैं वो 2 विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, ठीक ना। ये सारा आपको मिल जाएगा PDF के रूप में, ठीक है। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पहले समझ लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले समझ लेते हैं मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में गुणनफल, गुणनफल कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, जिसे कहते हैं गुणनफल, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं पहले। जैसे मैं हम बोल दिए ये 5 है, तो 5 का मल्टीपल कौन कौन होगा,
तो जो 5 के टेबल में आएगा ना वही 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 के टेबल में पहला कौन आता है 5, दूसरा कौन आएगा 10, 15, फिर आ जाएगा 20, इस 10 आगे बढ़ते चल जाएगा। तो मल्टीपल क्या होते हैं, जो दिए गए संख्या से भाग हो जाते हैं। जैसे किसी भी संख्या का मल्टीपल ज्ञात करना हो तो वो जो संख्या होगा वो दिए गए संख्या से क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। जैसे हम देखिए 5 जो है छोटू, ये 5 को डिवाइड कर रहा है और ये 10 को भी डिवाइड कर रहा है और ये 15 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि सभी को डिवाइड कर रहा है। तो मल्टीपल समझ में आएगा। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल वे संख्या होते हैं जो दिए गए संख्या से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो वे संख्या जो दिए गए संख्या से डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिवाइड हो जाए का सेंस करने का मतलब पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए इसमें यदि आप पूछिएगा कि सर भैया ये बताइए कि 5 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, तो 5 का सबसे छोटा मल्टीपल देखिए तो स्वयं 5 ही आया है कि नहीं। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वो संख्या स्वयं वो संख्या ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट्स में लिख लीजिए आप लोग, किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल वह संख्या स्वयं ही होता है। ठीक है, ये हो गया एक बात। आपसे पूछेगा कि बताइए कि सबसे बड़ा मल्टीपल कौन होगा इसका, तो इसका सबसे बड़ा मल्टीपल आप याद कर सकते हैं। कोई का देख सबसे बड़ा मल्टीपल 20, तो अगला आदमी का देख नहीं 25, तो अगला आदमी का देख नहीं 30 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मल्टीपल हम ज्ञात इसका नहीं कर सकते। तो सिंपल वर्ड में ये लिखेंगे कि सबसे बड़ा मल्टीपल किसी भी संख्या का सबसे बड़ा मल्टीपल ज्ञात नहीं कर सकते। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा मल्टीपल ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल किसे कहते हैं, मल्टीपल क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए हमको हिसाब से। कोई भी दिक्कत होगा तो फिर हमको बोलना। ठीक है, तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा मल्टीपल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीपल समझ में आ गया कि वे संख्याएं होते हैं जो दिए गए संख्या से डिवाइड हो जाए, यानी सिंपल वर्ड में बोले जो दिए गए संख्या के पढ़ाव में आ जाए। ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल से ही चलेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे में हम एग्जाम्पल में ले लिए कि एग्जाम्पल में लिए 8। बताइए कि तो 8 ही बताइए 8 कौन कौन संख्या से कट रहा है। यदि आप गौर से देखिएगा तो 8 1 से कट रहा है, 8 2 से कट रहा है, 8 4 से कट रहा है और एक 8 स्वयं 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया सबसे बड़ा, ये क्या हो गया, ये सभी संख्या से कट रहा है। यानी कि सिंपल वर्ड में देखें तो 8 1 से भी कट रहा है, 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। ये सभी संख्या से क्या कट रहा है, क्या हो रहा है, 8 जो है वो कट रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो संख्या है यही सभी संख्या क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी कि वे संख्या जो दिए गए संख्या को डिवाइड कर दे वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जो दिए गए संख्या को क्या करता है वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, जो दिए गए संख्या को डिवाइड कर दे, जो दिए गए संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाते हैं, वो
फैक्टर कहलाते हैं। तो फैक्टर समझने में कोई दिक्कत हमको हिसाब से नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब किसी भी संख्या का पूछा कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है, तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है, वह संख्या स्वयं ही होता है। देखिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो संख्या स्वयं होता है। तो ये बात को अपने नोट पैड में आप लोग को लिख लेना, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं एलसीएम। एलसीएम समझना है तो एलसीएम के लिए हम एक पे जाए एसी में समझा देते हैं, कोशिश करेंगे कि हट जाए इसमें। चलिए समझते हैं अभी एलसीएम क्या होता है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म। सॉरी, इसको हम अलग पेज में लेकर समझाते हैं, ठीक है। इस पेज में नहीं हटेगा, ठीक है ना। बढ़िया से स्पेशल पेज लेते हैं इसके लिए और उसमें इसको समझा देते हैं। चलिए इसमें समझाते हैं, इसमें हट जाएगा। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं डिटेल में कि एलसीएम होते हैं क्या है, ठीक है। एलसीएम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो पहली बात ध्यान से सुनना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हमेशा जो कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो दो संख्याओं का निकालेंगे। कितने संख्या का, दो संख्याओं का। एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं हम बोल दिया एग्जाम्पल में, चलिए 8 और 4 का एलसीएम निकालना, ठीक है। मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लोएस्ट। पहली बात क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए और लोएस्ट होना चाहिए। तो पहले दोनों का हम मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल ज्ञात करने के लिए हमें भी बताएं मल्टीपल कैसे निकालते हैं। पहाड़ा पढ़ लेंगे मल्टीपल निकल जाएगा, है कि नहीं। तो 8 का मल्टीपल में क्या आएगा, पहली तो 8 आ जाएगा, 16, 24, 32, 40, डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। 4 का मल्टीपल में कौन आएगा, 4, 8, 12, 16, सॉरी 16, 20, 24, डॉट 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 आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये पहले आ गया मल्टीपल। अब दोनों में देखिएगा कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। तो पहला हम देखिएगा तो कॉमन मल्टीपल में यदि आप देखिएगा ध्यान से, तो पहला में आ जाएगा आपको, यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा छोटू। तो पहला में क्या है, सॉरी पहला कॉमन में आ गया। देखिए ये 8 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है ना दोनों में 8। दूसरा में देखिएगा तो दोनों में 16 कॉमन है। फिर तीसरा में देखिएगा तो एक और कॉमन आ गया मल्टीपल, 24 दोनों में कॉमन मल्टीपल है कि नहीं है। तो पहली बात हम क्या देख लिया, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल दोनों में कौन कौन है, 8 है, 16 है, 24 है, दोनों में कॉमन है, मल्टीपल में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। लेकिन हमको इसमें देखना क्या है, सबसे लोएस्ट। क्या देखना है, सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा कौन है कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों में देखिएगा सबसे छोटा में कौन है, 8 है। ये देखिए तो लोएस्ट नहीं है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है कि नहीं है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हमको लगता है कि इससे पहले आप ऐसे कभी नहीं पढ़ोगे। तो ये समझ में आ गया। तो ये है देखिए, कॉमन मल्टीपल ये भी है, कॉमन मल्टीपल ये भी है, लेकिन ये सभी में सबसे छोटा कौन है, सभी में सबसे छोटा है 8। सभी में सबसे छोटा कौन है छोटू, सभी में सबसे छोटा जो है वो 8 है, ये वाला। तो ये हो जाएगा इसका दोनों का एलसीएम। तो इसीलिए यहाँ से हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8, 4। 8 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है, कॉमन में सबसे क्या है, छोटा मल्टीपल, ठीक है। तो हमको हिसाब से एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप समझ लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ को हम इसी में समझ लेते हैं, एचसीएफ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना यहाँ पे जगह है। तो पहले हम समझ लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इसका जो फुल फॉर्म होता है छोटू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बढ़िया से लिख देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना, HCF का। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। इत्मीनान से बस इस क्लास को कीजिए, आपको पूरा चीज़ एक चीज़ डिटेल में समझाया जाएगा और एक चीज़ समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक भी चीज़ में दिक्कत होगी समझने में या सीखने में, ठीक ना। सारा चीज़ को एग्जाम्पल लेते हुए बढ़िया से हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, थोड़ा देर पहले आपको समझाएं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स वे संख्याएँ होते हैं जो दिए गए संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन किए, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो संख्या स्वयं में होता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे जैसे में एग्जाम्पल में लेते हैं, तो अभी बताया जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो संख्याओं के बीच निकालेंगे। जैसे में देखिए कॉमन की बात है, तो कॉमन क्या अकेले में देख सकते हैं किस चीज़ में कॉमन, जैसे मैं कह दिया कि एक व्यक्ति अकेले है तो उसमें आप क्या कॉमन ढूंढिएगा, कुछ नहीं कॉमन ढूंढिएगा। लेकिन दो व्यक्ति है तो बोलिएगा कि दोनों व्यक्ति में कॉमन ढूंढिए, क्या क्या ढूंढ पाएगा, तो आप कहिएगा कि दोनों का दो दो हाथ है, दोनों का दो दो पैर है, दोनों का दो दो नाक है, ऐसा आप कॉमन ढूंढ सकते हैं। तो कॉमन हमेशा दो के बीच होता है, ठीक है, क्या क्या कॉमन है दोनों में। तो HCF हमेशा दो संख्याओं के बीच भी निकालते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक ही संख्याओं के बीच में निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली बात है कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 8 और 4 को एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है, 8 और 4 का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो हम 8 के फैक्टर की बात करें तो पहली बात है कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और एक स्वयं 8 से कटेगा। 4 जो है बाबू सबसे पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और फिर एक 4 से कटेगा, कट गया 4 से, ठीक है। यानी कि आप एक चीज़ देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे हम गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि दोनों में जो है पहली बात कि 1 कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है, फिर 2 जो है वो भी कॉमन फैक्टर आ गया और एक कॉमन फैक्टर जो आया वो 4 आया है, और एक जो कॉमन फैक्टर आया है वो कितना आया है, वो आया आपका 4, ठीक है। और एक जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 4। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, तो इस सभी में सबसे जो बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 4 है कि नहीं। अब हमको क्या कह रहा है, फैक्टर होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर में 1 भी है, कॉमन फैक्टर में 2 भी है और कॉमन फैक्टर में 4 भी है। लेकिन इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है बाबू कॉमन फैक्टर में, तो बोलिएगा 4 है। तो इसलिए इसका जो HCF हो जाएगा वो HCF क्या हो जाएगा, ये दोनों का HCF हो जाएगा 4। तो इसलिए आ जाएगा HCF ऑफ 4 and 8 बराबर कितना आ जाएगा, 4। इट इज़ द आंसर, ठीक है। HCF समझ में आया। HCF से हमको हिसाब से तो आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब LCM HCF दो विधि से निकालते हैं। पहला तो एक होता है भाग विधि, दूसरा जो होता है वो होता है प्राइम फैक्टर विधि, जो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखिए, अब डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को बनाए किस विधि से। तो इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो क्या हमको ऑब्जेक्टिव में वो चेक करेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, तो बोलिएगा कि नहीं सर नहीं चेक करेगा। तो जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा हमको हिसाब से सारा चीज़ समझने में। ये हम समझा दिए, एक्स्ट्रा की चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि पहले होता ना क्या है कि पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं HCF एक्चुअल में होता क्या है, LCM होता क्या है, फैक्टर होता क्या है, मल्टीपल होता क्या है। ये तो सारा चीज़ क्लियर रहेगी तो आपको सारा चीज़ बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो HCF और LCM निकालते हैं हम दो विधि से, एक तो निकालते हैं प्राइम फैक्टर विधि से, एक निकालते हैं भाग विधि से। तो हम यहाँ देखिए इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, आगे आएंगे ना तो आगे सवाल में हम प्राइम फैक्टर भी समझा देंगे, प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, वहाँ पे एक क्वेश्चन है, वहाँ पे सारी चीज़ आपको हम डिटेल में क्या करेंगे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इसको भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं, भाग विधि से सबसे आसान हो जाएगा। तो 255 है और 255 को किस में भाग देना है, 867 से। तो यदि हम 2 मरतबे लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 2.5 500 के लगभग आ जाएगा। 3 मरतबे से लग जाएगा, तो 3 मरतबे लगाएंगे तो 5 3 15 के 5, 5 3 15 1 16 और 2 3 6 1 7,
ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इसको घेरेंगे और उतारेंगे 255, ठीक है। तो 102 दो मरतबा लगाएंगे तो 102 दूनी क्या हो जाएगा 204, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा कट। फिर इसको घेरेंगे, यहाँ कौन उतरेगा 102 उतरेगा, ठीक है 102। तो इसको 2 मरतबा लगाएंगे तो कामन दूनी क्या होता है 102, कट गया कट गया कट गया। तो दोनों के HCF में क्या आ गया बाबू, दोनों के HCF बोलेगा कि सर ये कामन आ गया, यानी कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट ऐसे बना के हम निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन हम इतना चीज़ समझाने का मेरा मोटिव यह है कि आप लोग का एक भी चीज़ मैंने कि डाउट नहीं रहा कि HCF होता क्या है, LCM होता क्या है, ठीक है। यदि आप इसके फैक्टर से निकालिएगा तो फैक्टर से भी यही निकलेगा, लेकिन आपको फैक्टर ढूंढने में बहुत परेशानी होगी क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। छोटा नंबर था तो हम ढूंढ लिए नो डाउट, लेकिन बड़ा नंबर में हमको भाग वाला मेथड आसान होता है और इसे ईजी से निकल जाती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और कीजिएगा, देखिए सारा क्वेश्चन है जो अपना मन से नहीं लिया है, सारा क्वेश्चन 2026 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ जान लेंगे कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम सारा चीज़ इत्मीनान से जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं, ठीक है ना। तो हमको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि बात आया है प्राइम फैक्टराइजेशन का, अभाज्य गुणनखंड का। तो पहले हम समझ लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, फिर समझेंगे कि कंपोजिट संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, फिर समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर पहले हम समझ लेते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभी 1-2 क्लास में इतना लंबा लंबा खिंचा रहा है, नहीं तो यदि हमको इस क्वेश्चन में करना होता तबला में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन निकाल दिए चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको थ्योरी भी तो एक्सप्लेन करना है ना भाई, तो थ्योरी एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगभग करेगा। और मात्र 2 से 3 क्लास आप निकलने दीजिए, 2 से 3 क्लास में पूरा थ्योरी रियल नंबर का लगभग कवर अप हो जाएगा। उसके बाद देखना ऑब्जेक्टिव कितना फास्ट खिंचाता है, ठीक है। इस चैप्टर से कम हम 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद कम से कम 20 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो समझ लेना कि चैप्टर आपको पूरा क्या हो जाएगा, पूरा दम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या कहते हैं, प्राइम नंबर किससे कहते हैं। तो प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो सिंपल में लिख लेना, जो केवल 1 और अपने आप से कटे, ठीक है। एक को छोड़कर, एक को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि एक को नहीं लेना है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमको एक को लेना ही नहीं है तो ये 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 2 देखिए सिर्फ 1 से कट रहा है और सिर्फ अपने आप 2 से कट रहा है। क्या 3 होगा, तो यस 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 किससे कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है और अपने आप यानी कि 3 से कट रहा है। क्या 4 होगा, तो 4 कहिएगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जब समझिए आप। देखिए 4 बाबू 1 से भी कट रहा है, 4 बाबू 2 से भी कट रहा है और 4 बाबू 3 से भी कट रहा है। तो एक और अपने आप को छोड़कर एक अन्य संख्या 2 से कट रहा है। देखिए एक अन्य संख्या 2 से कट रहा है, तो इसलिए 4 नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर सिर्फ वही नंबर होगा जो एक और अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो क्या 6 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, 10 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 8 क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है ये 2 और 4 से भी कट जा रहा है, ठीक है। 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 यस होगा, 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर आगे बढ़ल चल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, है कि नहीं। तो हमको उतना ज़्यादा नहीं जानना है, हम जानना है लेकिन उतना ही जाना है। इसमें एक चीज़ आप गौर करना, ये जो 2 है, एक मिनट थोड़ा सा, ये जो 2 है ना, इस 2 के ध्यान से आप देखिए, 2 देखिए इवन भी है कि नहीं है। 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन इवन नंबर भी है, तो इसीलिए बाबू हम 2 को क्या बोलते हैं, इवन प्राइम। 2 को हम बोलते हैं इवन प्राइम बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं हम, इवन प्राइम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखना,
दो एक ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और क्या है, इवन भी है। तो इसमें कोई ज़रूरत हो तो आपको ध्यान से रखना है, ठीक ना। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड कई बार लगातार एक क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, कई बार पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे पूछा है, दो लगातार अभाज्य संख्या का HCF तथा LCM क्या होगा। दो लगातार अभाज्य संख्या का HCF तथा LCM क्या होगा। तो आपको मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। दो लगातार अभाज्य संख्या का रहा है, तो पहला हम ले लेते हैं 2 और 3। तो यदि 2 और 3 का हम LCM देखेंगे तो LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में देखेंगे तो पहली बात है कि दोनों को, यदि 2 और 3 का हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखें, ठीक है, तो पहले बात है कि ये 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट आगे चल जाएगा। 3 का पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों में सबसे पहले कौन मिल गया, यही दोनों मिल गया। तो इसका LCM क्या होगा, LCM वो संख्या का प्रोडक्ट। आप देखिए दोनों गुना कीजिए तो 2 गुना का 3 कितना आ जाएगा, 6। तो आपको LCM पूछे दो लगातार प्राइम नंबर का, तो दोनों को क्या कीजिए, आपस में गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वही संख्या क्या हो जाएगा, LCM। लेकिन जब यदि HCF की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, HCF, जब HCF की बात आए ना, तो HCF बताइए दोनों में कोई कॉमन है, तो बोलिए कि सर केवल एक कॉमन है। देखिए 2 को आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 का फैक्टर कौन कौन होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। 3 का फैक्टर कौन होगा, एक 1 होगा और एक कौन होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इस दोनों में कौन फैक्टर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो एक ही ना दोनों का, देखिए है कि नहीं है। तो जो HCF जो होता है किसी भी दो प्राइम नंबर का, लगातार प्राइम नंबर कह दे या कहीं पे कह दे किसी भी दो प्राइम नंबर का, तो उसका HCF हमेशा क्या होता है, HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, बिहार बोर्ड कई बार इसको पूछा है, किसी भी दो प्राइम नंबर का HCF क्या होगा या तो LCM क्या होगा। LCM क्या है तो दोनों का आप गुना कर दीजिए, और HCF क्या है तो दोनों को सिर्फ एक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, एक। तो ये बात समझ में आ गया कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्राइम नंबर के बाद हमको सिखाना था क्या, कंपोजिट नंबर, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो समझते हैं प्राइम नंबर के बाद आप समझते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हम इस वाले स्लाइड में समझा देते हैं, ठीक है। देखिए पहला चीज़ हम समझते हैं कंपोजिट नंबर, जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको भाज्य संख्या, ठीक है। इसको हमको समझना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, एकदम इत्मीनान से बैठ रहिएगा। तब ये कोर्स आप कर लिए, ये बैच आप कर लिए, तो आप समझ लीजिए कि कंप्लीट मैथ आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आके बग के चले जा रहे हैं, खाली एक बार करके आप देखो, विश्वास करके देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जैसे समझिएगा ध्यान से। वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, ठीक है। एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल में क्या है इसका डेफिनेशन, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यह बात तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला में ले लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह से हम लेते हैं, फिर आगे बढ़ चल जाएंगे। तो पहला देखिए, ये जो 1 है वो किसको से कट रहा है छोटो, तब बोलिएगा सर 1 जो है केवल 1 से कट रहा है, 1 जो है केवल 1 से कट रहा है, ठीक है।
सॉरी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया जी। वन जो है केवल वन से कट रहा है, तो हम क्या बोले, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। दो की बात कर लें तो दो वन से कट रहा है और दो दो से कट रहा है, लेकिन एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट रहा है तो बोलिएगा नहीं कट रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तीन तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कभी कंपोजिट होगा नहीं करेगा, क्योंकि प्राइम नंबर किससे कटता है, केवल एक और अपने आप से कटता है। तो दो ही प्राइम था, तीन ही प्राइम था, तो ये भी कंपोजिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक और अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। यदि हम चार की बात करें तो चार देखिए एक से कट रहा है, चार दो से कट रहा है, और चार किसको से कट रहा है, चार से भी कट रहा है। ठीक है, तो अब गौर से देखिएगा, तो चार जो है एक और अपने आप को छोड़कर एक अन्य संख्या दो से भी कट रहा है, तो इसीलिए प्राइम नंबर होगा। तो नेक्स्ट में कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर और डॉट डॉट आगे आता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो आपको यहाँ से ये बताइए कि आपको सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है कंपोजिट नंबर। आप बोलिएगा सबसे छोटा तो भैया चार है, तो जो चार है इसके बारे में लिख लीजिएगा। चार सॉरी चार क्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या है, ठीक है। चार क्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को ध्यान में इसलिए रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ देता है सबसे छोटी भाज्य संख्या से। ठीक है, तो आप कंपोजिट नंबर सीख लिए। पहले आप क्या सीख लिए, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर के एलसीएम एचसीएफ क्या होता है वो सीख लिए। फिर उसके बाद आप सीख लिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब जो हम आगे सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, भाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। इसका सारा आपका नोट्स मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम हम एक स्पेशल वीडियो में आपको बता देंगे आके यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। या तो आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके नहीं रोक रोक के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट्स जब बना लीजिएगा ना तो बहुत पावरफुल नोट्स होगा। क्वेश्चन के ऊपर थ्योरी देकर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वो समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर का निचोड़ निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, क्या क्या निचोड़ होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक भी चीज़ यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं हम। ठीक ना, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में लिखना ही, गुणनफल के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे समझिए किसी भी कंपोजिट, अब ये कंपोजिट नंबर समझाए भाज्य संख्या, नंबर को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे जब तक तो क्लियर होगा नहीं, तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपको कहेगा 20 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 20 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो हम जैसे कह रहे हैं आप वैसे सुनिएगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खंड क्या होगा। ठीक है, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको बारे में सीख लीजिए थोड़ा सा।
तो जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे 2 को पा घिर देना है बस, और यहाँ पे लिख देना 20। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या से पहले लगा के देखना है। सबसे छोटा कौन होता है? 2। 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3, 3 से नहीं लगेगा तो 4, 4 से नहीं लगेगा तो 5, ऐसे मैंने लगा के चलते हुए देखना है। ठीक है, तो 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो 10 मरतबे कटेगा, फिर आप 2 से लगाइएगा तो ये 5 मरतबे कटेगा। ठीक है, यानी कि इसको 20 का जब प्राइम फैक्टर लिखेगा तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 गुना का 5, सॉरी 2 गुना का 5। लेकिन 2 2 बार आया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना का 5। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। और जैसे मैं और एक बार एग्जांपल करना चाहें तो हम ले लेते हैं कि जैसे में हम ले लें 420 का निकालना। ठीक है, तो 420 का निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले से पाई पार देंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से निकालेंगे तो 110 मरतबे कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तब 105 मरतबे कटेगा। ठीक है, फिर 3 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा जी, 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 लेकिन कटेगा, 5 7 35। ठीक है, 3 निकल गया। तो आप देखिए तो 420 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 गुना का देखिए 2 गुना 2 गुना 3 और गुना फिर 5 और गुना फिर 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे देखिए कितने बार आया? 2 बार आया था, 2 के पावर 2 लिख दिए, गुना का 3 लिख दिए, गुना का 5 लिख दिए, गुना का 7 लिख दिए। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो हमको हिसाब से अभाज्य गुणनखंड आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब चलिए इसको क्या कर रहा है कि इनमें से कौन अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे? सबसे पहला चीज़ देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब जैसे हम आपसे पूछ दिए कि 20 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे 4 को ऑप्शन दे दिया, 20 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? तो जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा उससे तो वह संख्या कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? तो यहाँ देखिए कितना है जी? 7429। सही है, और 7429 का हमको क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे कर दिए, हो गया। अब देखिए ऑप्शन में क्या किया है? 17 है, 19 है, 23 है, 13 है, 17 है, 19 है, 13 है, 19 है, 23 है, 17, 19, 29 है। ठीक है, तो हम पहले लगा के देखते हैं। 2 से तो कट भी नहीं करेगा, 3 से कट भी नहीं करेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। हम लगा के देखते हैं 13 से। 13 से लगा के देखेंगे तो भागा दे के देखिए 74 29 में, क्योंकि बहुत बड़ा है तो भागा दे के देखना पड़ेगा नहीं समझने के लिए। 13 से लगाएंगे तो 13 चौका 68, 13 पचे 65, 13 से 78, 5 मरतबे लगेगा, 13 पचे 65। अब देखिए 14 में से 5 गया तो कितना बच गया? 9। यहाँ से 5 चलिए तो कट कोट ऊपर उतार गया 2, 13 सत्ते 91, तो 91 यहाँ पे हो गया, 1 बच गया, यहाँ पे कट कोट फिर उतरा 9। तो 13 से भी नहीं कटेगा, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में 13 नहीं आएगा। यदि 13 आना होता तो 13 से कटता, तो प्राइम फैक्टर में 13 नहीं आएगा। 2 ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, इस दोनों में 13 है, तो नहीं तो सी होगा नहीं तो बी होगा। एक चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, नहीं तो सी होगा नहीं तो बी होगा। अब देखते हैं 17 से, तो ये वाला कोई होगा, ई वाला होगा, नहीं तो फिर ये वाला होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में 2 को कॉमन है, 17 19 क्या है? दोनों में कॉमन है। ठीक है, डिपेंड करता है 23 और 29 पे करता है। ठीक है, तो हम पहले एक सिंपल सा हम दे ही लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा नहीं जी। तो चलिए अब हम भाग देते हैं 74 29 है ना, तो हम 17 से भाग देते हैं। तो 17 से भाग देंगे तो 17 चौके कितना होता है? 68, 17 पचे 85, जब 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमको 4 मरतबे लगाना पड़ेगा, 68। तो 14 में से 8 गया तो 6, 45 तो बचे कटकुट हो गया ख़त्म। यहाँ से उतरेगा 2, फिर निकालेगा तो 17 चौके 68, तो यहाँ से हटाइएगा 10, 12 में से 4 गया 8 गया तो 4, ये हो गया कटकुट, ऊपर से उतरेगा 9, तो 7 7 सॉरी कहीं पे गलती की है क्या? 74 29 ना है जी, 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो ज़्यादा हो जाएगा जी। 14 में से 8 गया तो कितना बच गया? 6, फिर कटकुट ऊपर उतरेगा 2, फिर 17 चौके 68, सॉरी 68 ज़्यादा ना हो गया जी, 4 मरतबे कहाँ से लगेगा? 4 मरतबे लगेगा तो 68 ज़्यादा होता जी। 17 तिया 51, 1 मरतबे लगेगा ना, 3 मरतबे लगेगा, तो यहाँ से बचेगा 1, तो यहाँ से बचेगा 1,
तो यहाँ से कितना उतरेगा, आप यहाँ से उतरेगा 9। तो 17 से 17 17 17 19 यानी 17 7 7 मरतबे कटेगा 119, कट गया कट गया कट गया। यानी कि जब हम 17 से लगाए हैं, कितना से लगाए हैं, 17 से लगाए हैं, तो क्या मरतबे कटेगा, 437 मरतबे कटा है। ठीक है, अब 19 से लगाते हैं, 19 से तो कटवे करेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है तो कटना चाहिए 19 से। तो 19 से लगाएंगे तो 19 से भाग देकर देख लीजिए क्या मरतबे कटता है, 437। तो 19 दूनी 38, 2 मरतबे लगेगा 38। और यहाँ से आ जाएगा कितना मरतबे, वो 38 लगाइए, 38 होगा तो 13 में से 8 गया तो 5, ये कट कट ऊपर से जाएगा 7, 19 दूनी 38 57। ठीक है, यानी कि 23 मरतबे। तो 19 से लगाएं तो कितना आ गया जी, 23 आ गया। यानी कि 74 29 का जो प्राइम फैक्टर आ गया वो कितना आ गया, 17 गुना 19 गुना 23। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम सीख लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं ए और बी, ध्यान देखिएगा क्या कर रहा है, दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम तथा एचसीएफ सी और डी है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। आपसे ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिसका नाम है ए है और एक बी है, जिसका एलसीएम कितना है जी सी है और एचसीएफ कितना है डी है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले चीज़ हमें कुछ चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, सॉरी, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को मान लेते हैं पहली संख्या, तो ये क्या है पहली संख्या, तो ए गुना दूसरी संख्या क्या है बी, तो हो गया बी। इस दोनों का एलसीएम कितना है जी सी है, तो एलसीएम तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, तो एलसीएम कितना है सी है। फिर गुना क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है डी है, तो यानी कि हो जाएगा ए गुना बी बराबर सी गुना का डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, ये सीख लिए। इसमें एक मात्र थ्योरी था, ठीक ना, तो अच्छे के लिए ना ये भी थ्योरी जान लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो अब हम पहले परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, देखिए आप लोग थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत लंबा खींच रहे हैं, तो लंबा हम इसलिए खींच रहे हैं छोटू, ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ठीक है, तो इत्मीनान से बैठिएगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, मात्र 1 से 2 क्लास चलेगा जिसमें थ्योरी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इतना फास्ट निकल जाएगा ना, 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसे कोई भी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसा कोई भी संख्या जिसे p बटा में q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। हेयर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, p एंड q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। एंड q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, कह दिया कि p बटा q के रूप के सारे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा, q बराबर 0, q ग्रेटर देन 0, q लेस देन 0, q डज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से कई बार ऑप्शन बिहार बोर्ड में देता है और कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यदि जैसे देखिए परिमेय संख्या जो होता है उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, Q बराबर होता है P बटा में Q।
ठीक है। यदि इसमें देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा में क्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या होगा। सॉरी 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 सॉरी, क्यू बराबर क्या होता है, पी बटा में क्यू। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे एक कंडीशन आप उतार लीजिएगा, यदि P एंड Q, यदि P एंड Q का HCF बराबर 1 आ जाए, तो ये जो परिमेय संख्या है, तो दिए गए परिमेय संख्या व्यापक रूप में होता है, व्यापक रूप में होता है। ठीक है, दिए गए परिमेय संख्या किस में होता है, व्यापक रूप में। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल देके। ठीक है, देखिए जैसे हम ले लिए 2/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/में हम ले लिए 3, तब दोनों को देखिएगा, यहाँ से P हो गया और एक क्या हो गया, Q। एक क्या हो गया, P हो गया और एक क्या हो गया, Q। तब देखिएगा इस दोनों में जब HCF निकालेगा ना, 2/4 का HCF कितना आ जाएगा, तो कहिएगा कि सर 2 आ जाएगा। देखिए HCF 2 आ गया, लेकिन इसमें देखिएगा 2/3 का HCF निकालिएगा, तो 2/3 का जो HCF आएगा वो आ जाएगा 1। देखिए तो अभी क्या लिखेंगे, P और Q का HCF 1 हो तो परिमेय संख्या किस रूप में कहलाता है, व्यापक रूप में। तो ये जो संख्या है, इस संख्या का व्यापक रूप होगा, ये जो संख्या है ये व्यापक रूप में किस में है, व्यापक रूप में है, लेकिन ये संख्या व्यापक रूप में नहीं है, व्यापक रूप में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका HCF कितना आ रहा है, 1। देखिए परिमेय संख्या तो है, ये हम परिमेय संख्या में लिखवाए हैं कि व्यापक रूप में कैसे होगा, कौन संख्या पर कौन परिमेय संख्या व्यापक रूप में होगा, कौन परिमेय संख्या व्यापक रूप में नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लें, तो हम ले लेते हैं, देखिए 5/7, इस दोनों का HCF निकालिएगा ना, 5 और 7 का HCF, तो आएगा आपका कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो ये भी संख्या व्यापक रूप में होगा। ठीक है, यानी कि HCF 1 आ जाए तो व्यापक रूप में होगा, HCF 1 नहीं आया तो व्यापक रूप में नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या तो है ही है। ठीक है ना, परिमेय संख्या के लिए कोई कंडीशन नहीं है, व्यापक रूप में बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। और लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो सब रूट में है, कोई इसका आंसर ऑप्शन है ही नहीं। तो आप ध्यान देखिएगा, √2 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो बाहर नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन खत्म हो गया। √3 है तो ये भी नहीं बाहर आएगा, √5 ये भी नहीं बाहर आएगा। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2। और 2 को ऐसे नहीं ले सकते हैं 2/1, यानी कि देखिए तो P बटा में Q के रूप में नहीं हो गया, दोनों तो इंटीजर है, तो यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या समझाएं, परिमेय संख्या समझाएं। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप क्या हो, P बटा Q हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q डजन नॉट इक्वल टू 0 है, तो कहलाती है। बिल्कुल इसी थ्योरी पर देखिए परिमेय संख्या कहलाती है, समझाएं। तो इसी तरह से थ्योरी दे देगा ना, तो क्वेश्चन जब थ्योरी दिए हुए थ्योरी पर जब क्वेश्चन आएगा तो हमको दोबारा क्वेश्चन थ्योरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब थ्योरी देने के द्वारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे टिक आउट करके। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बताना नहीं पड़ेगा कि परिमेय संख्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया।